हेलो एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो यार? आई रियली होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने भाई अभी मेरी लास्ट सीरीज देखी है जो मैं लद्दाख गया था। आई रियली होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी भाई। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट करने की और बेस्ट से बेस्ट व्यू दिखाने की कोशिश करी भाई अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के लिए। बाकी सीरीज भाई मतलब टफ तो थी, नो डाउट। टेरेन काफी बेकार भी मिले हमें काफी जगहों पे, और जो कुछ एक्सपेक्टेड था काफी जगहों पे वो मिला भी नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, खरदुंगला पे हमें बर्फ नहीं मिली बिल्कुल। तो भाई खरदुंगला में वो मजा रहा नहीं सीरियसली, जो पहले हुआ करता था ना, अब वो मजा नहीं रहा। और सोच के गए थे हम काफी बर्फ होगी। और यार इस बार मैंने जो एक्सपीरियंस करा ना लेह में, काफी मतलब लेह में नहीं, ओवरऑल लद्दाख में ही काफी गर्मी थी भाई। तो भाई अपना कैफे से आगे बाहर और मस्त सी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। हाँ भाई सुन रहे हो, आइसक्रीम। लेह में हम आइसक्रीम खा रहे हैं। पता नहीं इसी साल क्या रीजन था, आई डोंट नो, बट काफी गर्मी थी भाई। तो मेरे काफी विंटर्स जो मैं कपड़े ले गया था अपने भाई विंटर्स के लिए स्पेशली, वो वुलन कपड़े तो वापस ही आ गए। एक बैग तो एज इट इज उल्टा आ गया। बाकी तो यार आपने सबने सीरीज देखी होगी, तो आई होप सब बढ़िया ही मजेदार एंटरटेनमेंट आपका हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो रहने वाली है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने लेह ट्रिप लद्दाख ट्रिप करी है उसके बारे में। मैंने सोचा क्यों ना कुछ वहाँ की जो डिफिकल्ट चीज थी या कुछ ऐसी चीजें जो मैंने फेस करी आप लोगों को बता दूं। अगर आप भी प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर तो आप भाई उसके लिए रेडी होके निकले करते हैं। इस नज़ारे ने हमारी लेनी कर रखी है दोनों की। वाक्य में बहुत तेज फ्लो है इसका, एक बार देख लो भाई। उधर से देख के पानी भी आ रहा होगा, पानी भी नहीं आता। मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं भाई अपनी ऑडियंस को। तो आज हम कुछ पॉइंट्स भाई, और मेरी क्या एक्सपेंस वगैरह आई, क्या हमने वहाँ पे चीजें नई नई डिस्कवर करी, एक्सप्लोर करी, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज किसी भी ट्रिप के लिए जो होती है बजट। तो भाई मेरा इसमें क्या एक्सपेंस, मतलब मैं बजट तो आदमी पहले लेके चलता है, तो हमारा तो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, इसलिए मैं एक्सपेंस की बात करूंगा। तो हमारा कितना एक्सपेंस लगा भाई ट्रिप पे वो मैं बताता हूँ। बेसिकली एक्सपेंस दो चीजों में डिवाइड होता है भाई। फर्स्ट आपका कार का, अगर आप ऑब्वियसली गाड़ी या बाइक से जा रहे हो तो एक कार का, जिसमें आपका डीजल और टोल वगैरह आ जाता है। तो भाई मेरी गाड़ी में लगभग हमारा 25 से 30 हजार का डीजल ओवरऑल लगा है, क्योंकि ये ट्रिप लगी हमारे को 3000 किलोमीटर के लगभग पड़ी है। तो हमारा 25 से 30 हजार का डीजल भाई उसमें लगा है। और टोल की मैं बात करूं तो आई थिंक 4-4.5 हजार तक के टोल लगे हैं। तो ओवरऑल हो गया भाई ये 35 हजार के करीब करीब गाड़ी का एक्सपेंस जो आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई स्टे और फूड की। तो यार स्टे इस ट्रिप पे हमें ठीक ठाक रीजनेबल रेट पे मिले, 1-2 दिन के छोड़ के। बाकी ओवरऑल एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हमें 1500 के करीब एवरेज, 1500 के करीब एक दिन का स्टे पड़ा है। और फूड भी भाई उसमें इंक्लूड कर दो तो लगभग 2000-2500 तक मैक्सिमम पर डे का। 2 जनों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हम 2 जने गए थे और रूम ऑब्वियसली आपको पता है भाई शेयरिंग बेसिस होता है, तो 2 जने इजीली शेयर कर लेते हैं। तो भाई इस हिसाब से आप देखो तो लगभग हमारा जो ओवरऑल ट्रिप था भाई वो था 7 नाइट 8 डेज का हमारा ओवरऑल ट्रिप था। तो इसमें हमें लगभग टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं भाई तो 35,000 लगभग गाड़ी में, और 20 से 25,000 लगभग फूड और स्टेज के। तो ओवरऑल आप भाई कंक्लूजन कर लो 50-55,000 के करीब हमारे को खर्चा आया। अदर भाई थोड़ा सा 5-10 हजार शॉपिंग या अदर एक्सपेंसेस की अगर आप बात करो, वो सब अपना अपना सिस्टम अलग होता है भाई, वो ऑप्शनल है सबके लिए, कोई उसको चाहे कितना ही बढ़ा लो। तो हमें ट्रिप जो ओवरऑल पड़ी है ये वो 55 से 60,000 फॉर 2 पर्सन्स 7 नाइट 8 डेज की ट्रिप हमें पड़ी है। तो आई थिंक हम ठीक ठाक ही कराए भाई ट्रिप, और काफी ट्रैवल तो हमने खूब करा है भाई, और आराम से मतलब बढ़िया ही खाना खाया, बढ़िया जगह रहे हैं, स्टेज भी अच्छे थे हमारे, ठीक ठाक थे सारे। तो ये बात हुई अपनी एक्सपेंस की। नेक्स्ट बात करते हैं भाई आइटनरी, जो हमने बेसिकली कौन सा रूट फॉलो करा है। इसमें यार लद्दाख जाने के सबको पता है 2 रूट होते हैं, वाया दिल्ली मनाली और लेह होते हुए, या तो आप निकल जाओ कारगिल एंड देन जम्मू कश्मीर होते हुए बैक टू दिल्ली। और एक दूसरा रूट होता है जो मैंने फॉलो करा है, वो है भाई दिल्ली से मनाली, मनाली से देन जिस्पा होते हुए, शिंकुला होते हुए पदुम, और पदुम से हम लोग निकल गए थे लमायरू। लमायरू आने के 2 रास्ते हैं भाई, एक आप आ सकते हो वाया कारगिल होते हुए, और एक रास्ता जो हमने फॉलो करा था, आपने मेरे व्लॉग्स में
लास्ट में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में, नहीं देखा हो तो भाई आई बटन पे जाके देख लिया। तो उसमें हम गए थे, लेकिन भाई वो रास्ता था बहुत गंदा। मैंने उस व्लॉग में भी कहा था कि उस रूट पे आप लोग ना जाओ, मतलब फैमिली हो तो भाई बिल्कुल ही मत जाओ। अगर आप यंग हो सारे बॉयज वगैरह या मैं कहूँ मेल हो तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। बाकी मेरी तरफ से तो भाई मैं ना ही कहूँगा, क्योंकि रोड बहुत कच्चा था। नेक्स्ट ईयर तक मे बी रोड बन जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो भाई अभी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, पदुम से कारगिल निकलो और कारगिल से लमायरू। तो हम लोग निकल गए थे भाई लमायरू, फिर हमने लमायरू से फॉलो करा ले से देन हम खरदुंगला होते हुए थांग विलेज गए, जो हमारा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, थांग विलेज। वहां से हमने पाकिस्तान वगैरह भाई थोड़ा देखा, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ही पास थे हम पाकिस्तान के। जस्ट बीच में एक रिवर थी जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी वहां पे था, तो उसके बाद जस्ट मतलब बिल्कुल ही ऐसा नजदीकी लग रहा था पाकिस्तान है। फिर भाई थांग विलेज से हम तुरतुक होते हुए वापस दिस्कित हुंदर ये सब करके और हम निकल गए हानले की तरफ। और भाई हानले एक अल्टीमेट जगह है। अगर मैं भाई दोबारा कभी लद्दाख गया तो डेफिनेटली मैं स्टे करने वाला हूँ हानले में। इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी तक मेरे को जो 2-3 ब्यूटीफुल लोकेशन वहां अच्छी लगी भाई, एक थी पदुम, एक हानले एंड सोमोरोरी। सबसे बेस्ट अगर बात करें दो तो मेरे लिए पदुम थी। कभी मैं इन फ्यूचर गया तो पदुम स्टे करने वाला हूँ डेफिनेटली, और हानले में। तो यही दो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। तो भाई हम बात कर रहे थे आइटनरी की, तो हानले से फिर हम सोमोरोरी, और सोमोरोरी से भाई हम सीधा दिल्ली पहुंचे, तो वाया मनाली होते हुए। तो हमने तो ये रूट फॉलो करा था क्योंकि मेरे को शिंकुला करना था भाई। ये रास्ता नया भी था और मैं कभी शिंकुला वाले रूट पे गया भी नहीं था। पदुम होते हुए ये सब नया था, पहले मैं 2-3 बार गया हूँ, तो इस रूट पे मैं कभी गया नहीं था, इसलिए हमने ये फॉलो करा। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास जो आप व्हीकल लेके जा रहे हो वो कंडीशन वाइज बिल्कुल ओके होना चाहिए। प्रेफर करो भाई MUV या SUV गाड़ीज लेके जाने की, क्योंकि सिडान या फिर हैचबैक गाड़ियों की अगर हम बात करें ना, तो भाई वो मतलब इतने टफ टेरेन थे कहीं तो कि गाड़ी आपकी नीचे से कहीं टकरा रही है या कहीं वाटर क्रॉसिंग में लग रही है तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए कोशिश करो कि MUV SUV गाड़ी हो तो बेस्ट है भाई। और उसमें भी आपके पास अच्छे ब्रेकिंग, अच्छे टायर्स और शॉकर वगैरह, सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है कि टायर चल रहे हैं तो हम चले जाते हैं, ऐसा ना करना यार, क्योंकि रास्ते बहुत कच्चे हैं। आपको मतलब अगर टायर आपके ठीक कंडीशन में नहीं है ना तो आपको डेफिनेटली कहीं भी दिक्कत आ सकती है। बहुत छोटी सी चीज है वैसे तो ये, बट वहां पे भाई जरूरत पड़ती है ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। वो है भाई क्लॉथ, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ गाड़ी की सफाई के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्लॉथ से ना वहां का रेत ऐसा था कि वो साफ हो ही नहीं रहा था। और उस केस में माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है ना भाई बहुत अच्छा काम कर रहा था। मेरे पास एक्चुअली गाड़ी में 2 पड़े हुए थे, तो दोनों की वजह से काफी जगह मेरे को मतलब ईज रहा गाड़ी साफ करने में। शीशा क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो रहा था, तो उस क्लॉथ से गाड़ी का शीशा बहुत जल्दी साफ हो रहा था। तो भाई ये बहुत माइनर सी चीज है, आई थिंक किसी वीडियो में कोई बताता भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपकी गाड़ी में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जो थोड़ी सी गलती हमसे भी हुई है। हम एक एक्स्ट्रा कैन नहीं ले गए थे फॉर डीजल या पेट्रोल, जब भी आपकी गाड़ी हो उसके लिए। तो ये हमको दिक्कत हुई थी जब हम गए हानले की तरफ। नयोमा एक जगह आती है, नयोमा बेसिकली पूरा मिलिट्री एरिया है, और वहीं पे एक लास्ट पेट्रोल पंप था। उसके बाद हानले, ओमिंगला और हम ये सब ऊपर कवर करके वापस नयोमा आए थे। तो उस बीच में कोई भी हानले में या ऊपर भाई कहीं पे भी ना ओमिंगला तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। भाई हो गया सीन तगड़े वाला जिसका डर था वही हो गया, डीजल हो गया खत्म। ये देखो रेंज दिखा रहा है सिर्फ 32 किलोमीटर की भाई। अब एक्चुअली रेंज तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, बट वही है भाई पहाड़ों में पता नहीं डीजल कम ज्यादा लग जाता है। मेरे को पता नहीं था भाई, मैं फर्स्ट टाइम गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट उस साइड। अगर मुझे पता होता या कोई गाइड करता इस बारे में तो मैं डेफिनेटली नयोमा में, एक्चुअली मैंने थोड़ा नयोमा से थोड़ा सा 100 किलोमीटर पहले ही डीजल फुल कराया था, तो मेरे को लगा कि गाड़ी अभी इजीली चल जाएगी, तो मैंने नयोमा में डीजल फुल नहीं कराया। मेरे से थोड़ी सी लिटिल बिट मिस्टेक ही हो गई थी। अगर मैं गाड़ी का डीजल फुल करा लेता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। बाकी फिर भी भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपके पास एक अपनी कैन होनी चाहिए एक्स्ट्रा स्पेयर, चाहे ज्यादा नहीं, आप 10 लीटर की एक कैन ले जाए, 10 लीटर की सफिशिएंट है। उसमें अपना पेट्रोल या डीजल हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि इन सब जगहों पे ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे को तो भाई भगवान की कृपा कह लो या जो थी कि थोड़ा सा मिलिट्री वालों से सपोर्ट मिल गया था और उन्होंने डीजल प्रोवाइड कर दिया था। और दूसरी बड़ी चीज कि दिन का टाइम था, तो शायद इसलिए भी हम थोड़ा सा। एक चीज और भाई, हानले में
मैंने देखा था कि वहाँ पे ब्लैक में डीजल और पेट्रोल दोनों चीज दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो डीजल की क्वालिटी थी वो बहुत गंदा, कुछ मिक्सचर मतलब केरोसिन वगैरह मिला के दे रहे थे। तो आप वो ले तो लोगे यार, लेकिन उससे ना आपकी गाड़ी को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। तो कोशिश करो भाई ऐसा कुछ ना हो, अपना पहले ही प्रिकॉशनरी आप कैन वैन लेके चलो। तो हमने तो भाई हालने में लिया नहीं था, इसी चक्कर में कोई भी मतलब वो नहीं लिया था डीजल, मिलिट्री वालों से जाके हेल्प मांगी थी तो वहाँ इजीली हो गया था हमें तो अवेलेबल। तो भाई ये था आपकी गाड़ी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई कुछ असेंशियल आइटम्स जो आपको गाड़ी में रखने ही चाहिए भाई। सबसे पहली चीज है आपकी प्रोटीन बार्स, च्युइंगम्स। ये बहुत छोटी सी चीज है च्युइंगम, लेकिन भाई पहाड़ों में बहुत मेजर रोल होता है इनका। कान ना आपके बार बार ऐसा होगा जैसे बंद हो गए, जैसी हाइट पे जाओगे बंद हो जाएंगे। आपने देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग्स में, तो गाड़ी का जो हॉर्न था इवन वो भी प्रेशर, पता नहीं हाई प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्या दिक्कत हो रही थी, वो बजना ही बंद हो गया था। हॉर्न जो है ना सही नहीं बज रहा है, तो कहीं ना कहीं जब मशीन इफेक्ट हो रही है तो भाई ह्यूमंस भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होते ही हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा च्युइंगम वगैरह हो ना तो आपको इजी रहता है, कानों में दर्द वगैरह कम होता है। तो इसलिए ये सब चीजें रखनी भाई जरूरी है। दूसरा, थोड़ा सा आपके पास फ्रूट्स वगैरह जरूर होने चाहिए। और सबसे मेन चीज भाई पानी। पानी भाई रखो गाड़ी में, और अगर हल्का सा गर्म हो तो और भी अच्छा। अपने पास मिल्टन वगैरह की बोतल कैरी करके ले जाओ आप, जिससे कि आपके पास पानी जो है थोड़ा सा वार्म रहे, तो उसको आप पीते रहो। उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये हमने भाई खुद एक्सपीरियंस करा है पहाड़ों में। हमारे पास गर्म पानी की बोतल भी थी और ठंडा भी था, तो हम अपना थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पीते रह रहे थे। ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर में, आधे आधे 1-1 घंटे में पीते रहो। तो उससे ऑक्सीजन की जो दिक्कत होती है एल्टीट्यूड पे वो फील नहीं होती, जो सिकनेस होती है वो फील कम से कम होती है, ये शायद ना भी होए। और एक सबसे बड़ी चीज भाई जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। मेरे साथ शिवेंद्र गया हुआ था ट्रिप पे, तो आपने देखा भी होगा भाई ब्लॉग में, शिवेंद्र को उमिंगला पे जो है ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर हम ले से ही लेके चले थे, हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी। खरदुंगला और दुंगला नुब्रा वैली सारा कवर कर लिया था। लेकिन जो लास्ट डे था हमारा उमिंगला पे, उस पे जब हम उतर रहे थे तो यार ये अभी ऊपर से उतर रहे थे हम लोग उमिंगला से, तो गाड़ी रोकनी पड़ी है। और क्यों रोकनी पड़ी है उसका रीजन ही है, देखो भाई। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आपको भाई जरूर चलना चाहिए। वैसे मुझे एक चीज बताऊं, ये लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भाई घपला होता है, क्योंकि जो पफ्स लिखे होते हैं, नंबर ऑफ पफ्स उसमें लिखे होते हैं 200-250 के अराउंड। और जब हमने यूज करा ना एक्चुअली हार्डली 50-60 पफ्स निकले भाई उसमें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मतलब आपको अगर 2 की नीड है तो आप 4 लेके जाओ भाई कैन, क्योंकि अगर वहां दिक्कत पड़ गई तो कोई नहीं होता भाई देने वाला। अपने पास ऑक्सीजन हो तो इनहेल करके आप एटलीस्ट सर्वाइव कर जाओगे और वहां से उस कंडीशन से बच के ठीक ठाक निकल जाओगे। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना भी बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्लोथ्स की। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मैंने ये चीज खुद मतलब अपने साथ फेस करी। मैं एक अननेसेसरी पूरी एक अटैची भर के ले गया था। अगर आप भाई जा रहे हो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 4-5 महीनों में भाई ठंड कम ही होती है वहां। और लास्ट के जो ये आपके 3 मंथ्स है, जून जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में तो भाई ठंड बहुत कम होती है। तो मतलब ऐसा ना करो कि बहुत ज्यादा विंटर्स के कपड़े ले जाओ, समर्स के भी रखो और विंटर्स के लिए 2-3 जैकेटें रख लो, मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट। मतलब मैं अननेसेसरी एक बैग खाम का कैरी करके लेके गया, उसको हमने जगह जगह मतलब उठाया भी भाई, वो दिक्कतें भी हो रही थी क्योंकि कुछ सामान उसमें था कुछ दूसरे में था, तो कैरी करना पड़ रहा था बार बार। उसकी जगह मैं अगर एक ही बैग ले जाता, शायद थोड़े समर्स के कपड़े ज्यादा ले जाता तो ज्यादा आसान रहता। तो इसलिए भाई क्लोथ्स का ध्यान रखना। अगर इस सीजन में आप जा रहे हो, इन 2-3 महीनों में जा रहे हो, तो ज्यादा वुलन कपड़े ले जाने की भाई जरूरत बिल्कुल नहीं है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंटरनल परमिट जो पूरा लद्दाख घूमने के लिए जरूरत पड़ती है। हम इंटरनल परमिट निकाल के ले गए थे यार, जैसा कि लोग वीडियोस में बताते हैं, और मेरे को भी नॉलेज थी कि लास्ट टाइम मैं गया था जब भी चेक हुआ था। इस टाइम इंटरनल परमिट भाई पता नहीं, या तो शायद ऑफ सीजन था, जो मुझे फील हुआ ज्यादा टूरिस्ट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वो भी आराम से लीनियंसी थी वहां पे, ज्यादा नहीं थी चेकिंग वगैरह। तो हमें सिर्फ जो परमिट चेक हुआ ना वो हुआ है भाई हालने में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नयोमा से जब हम हालने गए हैं, वहाँ एक चेक पॉइंट था, वहाँ पे हमारा इनर लाइट परमिट चेक हुआ। उसके अलावा कहीं भी हमारा परमिट चेक नहीं हुआ। वो भी इसलिए क्योंकि जो ये हालने वाली साइड पड़ती है ना भाई, ये पड़ती है चाइना बॉर्डर के नजदीक, और उस साइड आर्मी की जो मूवमेंट थी वो भी बहुत ज्यादा थी, और आर्मी का नंबर ऑफ पर्सनल आर्मी पर्सनल्स जो थे, कैंप्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे। तो आई थिंक कुछ वहाँ पे थोड़ा रहता है चाइना वाला, आपको पता ही होगा, इसलिए शायद चेकिंग वहाँ पे ज्यादा थी। उसके अलावा कहीं भी हमारी
इनर लाइन परमिट की चेकिंग नहीं हुई। हाँ, एंट्री जरूर हुई है कई जगह, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ पीपल्स, कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, बस इतना दैट्स इट। ये थोड़े से नॉर्मल सी एंट्रीज हुई है हर जगह हमारी, बाकी इसके अलावा ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई। तो भाई फिर भी आप परमिट अपना निकाल के ले जाओ यार, बहुत माइनर सा, आई थिंक कितना 800-1000 रुपये का उसका चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लेके जाओ अपना। बाकी भाई ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने लद्दाख ट्रिप करने के बाद फेस करा और रियलाइज करा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। भाई हो सकता है मैंने आपको 10 बात बताई, उनमें से 2 बात आपके काम की हो भाई, या आप जा रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाए उससे, वही बहुत है भाई। इतनी भी मिल जाए किसी से हेल्प तो आई थिंक बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो आई रियली होप भाई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी मेरी इस वीडियो से, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको ये वीडियो। अगर लगी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहो, ऐसे ही आप नई नई सीरीज एंजॉय करते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड राम राम।